अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफार्म से मैं हूं हनीफ कमर। सियासत वैसे तो हमारी दिलचस्पी का सबसे बड़ा मौजू है बहसीयत कौम। जहाँ पे भी हम दो चार बंदे भी इकट्ठे हों तो वहाँ पे जो सबसे फेवरेट मौजू होता है वो सियासत होती है। शादी की तकरीब हो, गम की कोई घड़ी हो, कोई और गैदरिंग हो, इवन कि खेल का मैदान भी हो, तो वहाँ पे भी जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी का मौजू होता है वो सियासत ही होती है। लेकिन सियासत ने समाज को तो इस तरह अपनी लपेट में लिया ही लिया है। जिस बुरे तरीके से सियासत ने अदालत को अपनी लपेट में लिया है वो अपनी नौइयत की वाहिद मिसाल है दुनिया में। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट शायद दुनिया की वो वाहिद कोर्ट है जिसमें इतनी सियासत होती है कि शायद किसी पार्लियामेंट में भी उतनी सियासत ना होती हो जितनी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सियासत होती है। इस सियासत तो ऐसे लग रहा है अदालत में शायद काफ़ी इसकी एक हिस्ट्री है, पहले दिन से ही मौजूद है किसी न किसी शक्ल में। लेकिन जब से ख़ास तौर पर जो चीफ़ जस्टिस थे बहाल जिनको किया गया था एक बड़ी तहरीक के नतीजे में, उन चीफ़ जस्टिस साहब के दौर में सियासत जितनी शुरू हुई और कैमरों का, टीवी का, मीडिया का रुख जिस तरह उस तरफ हुआ, उसके बाद से तो फिर आने वाले चीफ़ जस्टिस ने और जजेस ने भी सियासत को ही अपना वतीरा बना लिया और ऐसे लगता था कि जैसे अदालत का काम इंसाफ करना नहीं बल्कि सियासत करना है। और इस सियासत में कभी हुकूमत की फेवर के जज आ जाते मैदान में, हुकूमत को फेवर मिलनी शुरू हो जाती, कभी अपोजिशन को फेवर मिलनी शुरू हो जाती। जजेस ने, अदालत ने हुकूमतें गिराना शुरू कर दी और हुकूमतें बनाना शुरू कर दी और वो तमाम सियासत का जो कारज़ार है वो अदालत में ही सज गया। अब देख लें कि जिस तरह माजी करीब की अगर मिसाल ले लें हम, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे उनके दौर में अपोजिशन को शिकवा था कि वो हुकूमत की फेवर में फ़ैसले दे रहे हैं और हुकूमत उनसे मुतमईन थी, अपोजिशन उनसे नाराज़ थी और ख़ुद काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में उनके जो नीचे जो जज साहबान थे वो अपोजिशन को फेवर दे रहे थे। वाज़े तौर पर पता चल रहा था कि कौन पीटीआई का जज है और कौन मुस्लिम लीग का जज है। अब उसके बाद हुकूमत ने क्या किया कि हुकूमत ने कहा कि हम इस अदालत से सियासत को ख़त्म करते हैं और सियासत का रुख जो है ना वो पार्लिमान की तरफ करते हैं ताकि सियासी फ़ैसले जो है वो पार्लिमान करे और पार्लिमान की बालादस्ती सियासत पर कायम रहे। इसलिए आइनी तरमीम लाई गई और इन आइनी तरमीम के नतीजे में जब सियासी मैदान शिफ्ट हुआ वापस पार्लिमान की तरफ और अदालत का सियासी रोल कम हुआ तो फिर अदालत में मौजूद जो जज साहबान थे उनको प्रॉब्लम हुई इससे और उन्होंने कहा कि वो इसको बआसानी कैसे कबूल कर सकते थे। तो इसलिए 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में हुकूमत ने जो इस्लाहात की वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए कुछ जजेस ने कबूल नहीं की और उसी का नतीजा ये निकला कि आप देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो हैं मुनीब, उन्होंने अपना एक ख़त लिख दिया चीफ़ जस्टिस को या अफरीदी साहब को और उन्होंने कहा कि ये 26वीं आइनी तरमीम है, इसके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर फुल बेंच समाअत करे और इसकी समाअत की डेट मुतय्यन की जाए। और उन्होंने कहा कि ये 26वीं आइनी तरमीम की गई है ये गैर कानूनी है और गैर आइनी है। जस्टिस या अफरीदी ने 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में ही चूँकि जस्टिस या अफरीदी बने हैं तो इसलिए वो चीफ़ जस्टिस तो बने ही इस आइनी तरमीम के नतीजे में है, तो वो कैसे इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत रख सकते थे। तो उन्होंने इस ख़त का कोई जवाब नहीं दिया और जब जवाब नहीं दिया तो फिर जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक कमेटी बनाई गई है बेंच बनाने के लिए, प्रोसीजर कमेटी जिसको कहते हैं, उस कमेटी का अजलास खुद ही बुला लिया। हालांकि वो चीफ़ जस्टिस का प्रोगेटिव है, चीफ़ जस्टिस उसका कन्वीनियर है और चीफ़ जस्टिस ही अजलास बुलाता है। चीफ़ जस्टिस की गैर मौजूदगी में उसको इत्तला दिए बगैर जस्टिस मुनीब के कमरे में वो अजलास हो गया और उस अजलास में ये तय पा गया कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देगी। और ये बाकायदा मीटिंग हुई, कोई इनफॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये बाकायदा फार्मल मीटिंग थी कमेटी की और इस कमेटी के इस मीटिंग के मिनट्स के बारे में फ़ैसला किया गया। रजिस्ट्रार को हदायत की गई कि ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड किए जाएं और इसके साथ ही फुल कोर्ट बुलाने के लिए काज लिस्ट जारी कर दी जाए। लेकिन जब ये सारा कुछ ये प्रोसेस हो गया तो इसके बावजूद वो काज लिस्ट जारी नहीं की गई और ना ही फुल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो बन पाया। लेकिन इससे एक बात ये यहाँ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत अब भी मौजूद है। अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जजेस का एक ग्रुप मौजूद था
جو ان کے فیصلوں سے اور ان کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا تھا، اور وہ جو کچھ کرتے تھے اس کے اینٹی کرنے کے لیے جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ وغیرہ اور یہ پورا ایک جو ان کا گروپ تھا وہ میدان میں آ جاتا تھا. تو اب جسٹس یحییٰ افریدی بنے ہیں تو ان کے خلاف بھی اسی طرح کی بغاوت ہے، اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ وہ ان کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر رہے. بادل نخواستہ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن جیسے ہی جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے یا وہ موقع خود بنا لیتے ہیں، وہ ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں اور اس سارے پروسیس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونا ہے، اور اس اجلاس میں طے ہونا ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اس کی سربراہی کون کرے گا، وہاں پہ بھی پھڈا ہوگا. تو یہ ساری صورتحال اس وقت عدالت میں ایک بغاوت کا تاثر دے رہی ہے. لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر پولیٹیکل انوالومنٹ یا سپریم کورٹ کا سیاسی کردار ختم کرنے کے لیے حکومت اب بھی سکون سے نہیں بیٹھی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی اس نے قانون سازی کی ہے، اور اس کو قانون سازی کی روح سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی ہے. اب جو نئے ججز آئیں گے اور سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ ہے وہ 34 ججز پر مشتمل ہوگا، تو اس میں ظاہر ہے اکثریتی ججز وہ ہوں گے جو حکومت کے نیریٹو سے اور جسٹس یحییٰ افریدی کے نیریٹو سے متفق ہوں گے، اور جسٹس منیب اور منصور علی شاہ کا جو پینل ہے یا گروپ ہے یا جو ان کا گروہ ہے وہ کمزور پڑے گا، اور اس طرح ایک سٹیبلٹی آنے کی توقع ہے. لیکن بہرحال ججز کو بھی چاہیے کہ وہ عدالت میں سیاست ہی نہ کریں، کبھی انصاف بھی کر لیا کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.